हेलो स्टूडेंट्स, देखिएगा अपन ने लास्ट क्लास में जो है वो वेपर प्रेशर कंप्लीट किया था और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट की थी और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन पढ़ लिया था, है ना। चलो आज आगे बात करते हैं। नेक्स्ट सेकंड नंबर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है वगैरह। सबसे पहले अपन बात करते हैं, क्वथनांक में उन्नयन पे जाना है। सबसे पहले मैं बात करता हूं बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, क्वथनांक होता क्या है। क्वथनांक वो ताप होता है, वह ताप जिस पर विलयन का वाष्प दाब, जिस पर विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के या बाह्य दाब के बराबर हो जाए। वो ताप जिस पर विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। और अपन को मालूम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 1 atm का होता है। ठीक है, तो ऐसा बोल दूं मैं क्या कि अगर मैं बोलता हूं कि किसी भी पदार्थ का अगर मैंने ऐसा बोला, एग्जाम्पल लिया मैंने, जैसे पानी का क्वथनांक जो है, अगर मैं बोलता हूं कि 100 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर जल का वाष्प दाब जो होना चाहिए वो वायुमंडलीय दाब के बराबर होना चाहिए। बोलो, वायुमंडलीय दाब के बराबर होना चाहिए। तो क्वथनांक एक ऐसा ताप होता है जहां पर विलयन का वाष्प दाब जो है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। अगर मैंने बोला कि पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, तो इस पे जल का वाष्प दाब कितना होगा, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। पानी के बारे में 2 पॉइंट ध्यान रखें, एक तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट लिखा आता है और एक स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट लिखा हुआ आता है वाटर के लिए। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ये तो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, जहां पे एक्सटर्नल प्रेशर जो होता है, बाह्य दाब जो होता है, वो अपन 1 atm कंसीडर करते हैं। कितना atm कंसीडर करते हैं, 1 atm। और एक होता है स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, मतलब मानक क्वथनांक, वो होता है 99.6 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे पी एक्सटर्नल जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 बार के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, 1 बार के इक्वल होता है। ठीक है, सॉरी। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट H2O का जो होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस होगा और स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो जल का वो कितना होगा, 99.6 डिग्री सेल्सियस होगा। ये पी एक्सटर्नल 1 atm के बराबर, और ये यहाँ पे पी एक्सटर्नल जो होगा वो कितने बार के बराबर आएगा, 1 बार के बराबर आएगा। आ रही बात समझ में। तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस और स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 99.6 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है बात। तो बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जहां पे विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाए, बराबर। अब सुनिए बात को, सेकंड नंबर पॉइंट पे आ रहा है। जब किसी वाष्पशील विलायक में, ये पॉइंट पहले भी लिख चुके हैं, जब किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब क्या होता है, कम। विलयन का वाष्प दाब वेपर प्रेशर होगा कम, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा। तो ऐसा बोल दूं क्या, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो वाष्प दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, रेसिप्रोकल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो वाष्प दाब के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। अगर जैसे सपोज करो 4 पदार्थों के क्वथनांक दे रखे और उससे पूछे वेपर प्रेशर का क्रम क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा, तो लिख दोगे, फिर बोलो लिख दोगे ना। तो सेम वे है,
तो वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, या बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो वेपर प्रेशर के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू का। ठीक है बात। चलो अब सुनिए बात को, ये कैसे बढ़ता है वो चीज अपन बात करते हैं। मैंने एक बात, जैसे सपोज करो यहां पे 1 ATM की लाइन है, यहां पे 1 ATM की लाइन है, ठीक है। जैसे पहले सपोज करो किसी पदार्थ का जो वाष्प पदार्थ था वो 0.8 ATM था, तो इसको यहां से लेके यहां तक ही तो बढ़ाना था। इतना अगर आप बढ़ा देते हो, इतना अगर आप बढ़ा देते हो, टेम्परेचर बढ़ा देते हो, तो उस कंडीशन में इसका वेपर प्रेशर 0.8 ATM से 1 ATM तक पहुंच जाएगा। तो इतना टेम्परेचर दे दो, वाष्प दाब आ जाएगा, ठीक है, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। अब बाई चांस में जैसे आपने अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया तो ये 0.6 ATM हो गया। इस बार वाष्प दाब बहुत ज्यादा बढ़ाना है, वाष्प दाब बढ़ाना है तो टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, और बढ़ाना पड़ेगा, और बढ़ाना पड़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है बात। तो अगर आपने अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया है तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, तो उसे एक वायुमंडलीय दाब तक पहुंचाने के लिए, एक वायुमंडलीय दाब तक पहुंचाने के लिए अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। इसलिए ही जो है वो क्या होता है, क्वथनांक में उन्नयन होता है। समझिएगा, इधर मैंने टेम्परेचर रखा और इधर रखा वेपर प्रेशर, और यहां पे वेपर प्रेशर 1 ATM के बराबर है, यहां पे वेपर प्रेशर 1 ATM के बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये बता रहा हूं कि अपन को वेपर प्रेशर और टेम्परेचर में ग्राफ तो ड्रॉ कर चुके हैं, ऐसा आता है एक्सपोनेंशियल, आता है एक्सपोनेंशियल, ये इस टाइप से। ये मान लो विलायक का है, तो अगर मेरे से कोई पूछे कि विलायक का क्वथनांक क्या होगा, तो मैं बोलूंगा विलायक का क्वथनांक जो है, जिस टेम्परेचर पर, इस टेम्परेचर पर इसका वेपर प्रेशर 1 ATM के बराबर हो गया, तो ये बॉइलिंग पॉइंट है किसका, सॉल्वेंट का क्वथनांक है, सॉल्वेंट का। ठीक है बात। चलो अब आपने जब अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया तो विलयन बना, तो विलयन का वाष्प दाब हो गया कम, विलयन का वाष्प दाब कम हुआ तो ग्राफ ऐसा आएगा, ऐसे आएगा, तो ये विलयन हो गया। अब अगर मेरे से पूछे विलयन का क्वथनांक कितना होगा, तो मैं बोलूंगा विलयन का क्वथनांक वो वाला पॉइंट होगा जहां पे उसका वाष्प दाब 1 ATM के बराबर हो जाए, वो टेम्परेचर जिस पे उसका वाष्प दाब 1 ATM के बराबर हो जाए, तो ये है बॉइलिंग पॉइंट क्या, सॉल्यूशन। ये बॉइलिंग पॉइंट किसका है, सॉल्यूशन का है। ये बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट का था, ये बॉइलिंग पॉइंट किसका है, सॉल्यूशन का है। तो एक बात बताओ, पहले बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट का इतना था, इस बार बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का इतना हो गया, तो बड़ा कितना, ये क्वथनांक में उन्नयन है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, डेल्टा टीबी। क्या बोलेंगे, डेल्टा टीबी। तो बड़ा या नहीं बड़ा देख लो, सॉल्यूशन का बढ़ेगा। तो क्वथनांक में उन्नयन जो होता है डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी वो किसके बराबर होगा, विलयन का क्वथनांक माइनस विलायक का क्वथनांक। अब जैसे जल वगैरह के तो क्वथनांक आपको मालूम ही है, वो बोलेगा नहीं 100 डिग्री सेल्सियस होता है। फर्स्ट ऑफ थिंग, क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीबी, विलयन का क्वथनांक माइनस विलायक का क्वथनांक। डेल्टा टीबी जो है वो क्या, कैसी प्रॉपर्टी है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, अणुसंख्या गुणधर्म है। और अणुसंख्या गुणधर्म जो होता है वो किसके समानुपाती होता है, मोललता के, लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम होता है, तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू एम हो जाएगा। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के बी इंटू एम, जहां पे के बी जो है वो है मोलल उन्नयन स्थिरांक। क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक। डेल्टा टीबी क्या हो जाएगा, सॉरी केबी क्या हो जाएगा, मोलल उन्नयन स्थिरांक हो जाएगा। ये बात क्लियर, बोलो। इस वाले फॉर्मूले को अगर और ओपन करके लिखना चाहते हो तो ये ऐसे हो जाएगा, ये लिख दिया मैंने केबी इंटू विलेय का भार, मोललता को ओपन कर रहा हूं,
अपॉन विलय का अणुभार इनटू विलायक का भार। विलायक का भार अगर आपने ग्राम में रखा तो ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये लो, ये आ गया। तो विलय का अणुभार ज्ञात करना होगा तो इस वाले फॉर्मूले से याद कर लूंगा, है ना। मेनली फॉर्मूला तो यही है अपने काम का, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। अब अपन बात करते हैं कि ये के बी जो है वो क्या होता है। के बी जो होगा वो क्या होगा, के बी मूलल उन्नयन स्थिरांक, मूलल एलिवेशन कांस्टेंट। मूलल उन्नयन स्थिरांक, मूलल एलिवेशन कांस्टेंट क्या होता है। सुने बात को, जब m बराबर अगर अपन 1 रखे, स्मॉल m बराबर 1 रखा, वेन मोलिलिटी 1 के बराबर रखे, वेन मोलिलिटी किसके बराबर रखे, 1 के बराबर, तो उस कंडीशन में डेल्टा टीबी किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा टीबी किसके बराबर हो जाएगा, केबी के। जब मोललता 1 रखी तो डेल्टा टीबी किसके बराबर हो जाएगा, केबी के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, एक मोलल विलयन रखा पर आपने, एक मोलल विलयन के क्वथनांक में उन्नयन को, के क्वथनांक में उन्नयन को मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, ये जो केबी जो होती है मोलल उन्नयन स्थिरांक जो है, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट। ये विलायक का गुणधर्म है, ये विलायक का गुणधर्म है। अगर विलायक चेंज करोगे तो जो है वो केबी चेंज होगा, अदरवाइज तो कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर आपको बोले कंसेंट्रेशन 10 गुना कर दी, केबी क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केबी कांस्टेंट है। जो विलायक के ऊपर निर्भर करता है, विलायक चेंज करोगे तो केबी चेंज होगा, अदरवाइज नहीं। नीट 2017 में क्वेश्चन आ चुका है इससे रिलेटेड। बोला ये गया था कि क्वथनांक में उन्नयन अगर 10 गुना हो जाए तो केबी कितना हो जाएगा, केबी में कोई फर्क नहीं आने वाला है। मूललता 10 गुना कर दी जाए तो केबी क्या होगा, केबी कुछ भी नहीं होना है। जब तक सॉल्वेंट अगर आपने सेम रखा है तब तक तो केबी क्या रहेगा, नियत रहेगा। ये विलायक का क्या होता है, गुणधर्म होता है। ठीक है बात। अब बात करते हैं यूनिट क्या होगी इसकी, मात्रक क्या होगा, यूनिट ऑफ केबी। तो केबी की यूनिट जो हो जाएगी वो ये हो जाएगी, केबी इज इक्वल टू डेल्टा टीबी बाई एम, है ना। डेल्टा टीबी क्या है, केल्विन पर मोलल, या तो ये लिखा हुआ आएगा या फिर लिखा आएगा केल्विन किलोग्राम पर मोल, क्योंकि मोलिलिटी को लिखोगे मोल पर केजी तो किलोग्राम चला जाएगा ऊपर, केल्विन किलोग्राम पर मोल हो जाएगा। ठीक है, एक इसको कैलकुलेट करने का मेथड भी है केबी को, जिसके ऊपर न्यूमेरिकल तो नहीं बनेगा, फॉर्मूला जरूर पूछा जा सकता है केबी कैलकुलेशन करने का। क्या फॉर्मूला है वो देखो, देखो फॉर्मूला देखें, केबी बराबर एम आर टी बी स्क्वायर अपॉन 1000 ऑफ द डेल्टा एच बी, ये फॉर्मूला है। या फिर आर टी बी स्क्वायर अपॉन 1000 ऑफ द एल बी, ये फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे चेक कर लेते हैं एम क्या है, विलाय का अणुभार। जैसे वाटर हुआ तो विलाय का अणुभार कितना होता है, 18 जल वाले केस में। आर गैस नियतांक है, ठीक है। टीबी विलाय का क्वथनांक है, जैसे वाटर वाले केस में 373 लेना है, हमेशा केल्विन में पुट करें, केमिस्ट्री में टेम्परेचर। डेल्टा एच वी वाष्पन की एंथैल्पी है ये, इस दूसरे वाले फॉर्मूले में आ गया एल वी, ये वाष्पन की गुप्त ऊष्माएं, वाष्पन की क्या है, गुप्त ऊष्माएं। इसका मतलब ये हो गया, ये डेल्टा एच वी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होता है, डेल्टा एच वी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट के
बराबर होता है। ये थर्मोडायनेमिक्स में वापस आएगा, उस समय आप ध्यान रख लेना कि गुप्त ऊष्मा दे रखी हो तो डेल्टा एच वी एंथैल्पी डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट, तो इसकी यूनिट होती है कैलोरी पर ग्राम या जूल पर ग्राम, और इसकी यूनिट जो होती है ये होती है किलो जूल पर मोल। वहां पे बात करेंगे वापस सारी, बट मैंने अभी आपको हिंट दे दिया वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती क्या है। ठीक है बात, चले आगे। चलो ये तो बात हो गई सारी की सारी किससे रिलेटेड, क्वथनांक में उन्नयन से रिलेटेड। न्यूमेरिकल अभी नहीं करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे हिमांक में अवनमन पढ़ लेते हैं पहले, दोनों के न्यूमेरिकल कंबाइन फॉर्मेट में ही करने वाले हैं। ठीक है बात, चलो आगे देखते हैं। थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन, थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट कैसे डिप्रेशन आएगा वो चेक करते हैं। पहला पॉइंट, हिमांक होता क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। हिमांक होता क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या, पहले उसकी बात करते हैं। ठीक है, देखो हिमांक वो ताप होता है, वह ताप जिस पर ठोस विलायक एवं द्रव विलायक, ठोस विलायक एवं द्रव विलायक साम्य अवस्था में हो, ठोस विलायक एवं द्रव विलायक साम्य अवस्था में हो। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि ये ठोस विलायक और द्रव विलायक कैसे, जैसे वाटर लिया तो वाटर लिया तो ठोस फॉर्मेट में होगा उस समय तो हो जाएगा आइस, और लिक्विड फॉर्म में बात करूंगा तो पानी हो जाएगा। तो मैंने बोला वो ताप जिस पर ठोस विलायक एवं द्रव विलायक साम्य अवस्था में हो, अर्थात ठोस विलायक एवं द्रव विलायक की, ठोस विलायक एवं द्रव विलायक की वाष्प दाब समान। इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि फ्रीजिंग पॉइंट पर जो है, फ्रीजिंग पॉइंट पर जो है वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट, ठोस विलायक, और वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट जो है वो क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है बात। अब अपन सेकंड नंबर बात करते हैं, सेकंड नंबर बात करते हैं इसके अंदर। जब किसी वाष्पशील विलायक में आपने अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया तो वाष्प दाब में क्या होगी, कमी होगी। वाष्प दाब में कमी होगी तो हिमांक में भी कमी होगी। तो इसका मतलब ऐसा बोल दूं कि फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा वेपर प्रेशर के। बोलो, फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा वो वेपर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मैंने कहा वाष्प दाब में कमी हुई तो हिमांक में भी क्या हुआ, अवनमन हुआ। चेक करते हैं कि होता है या नहीं होता है। ग्राफ बना रहा हूं, इधर लेते हैं वेपर प्रेशर और इधर ले लिया मैंने टेम्परेचर। ये वेपर प्रेशर और टेम्परेचर लिए मैंने इस टाइप से। ये मान लीजिएगा सॉलिड सॉल्वेंट है, ये मान लीजिएगा आप सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, ये इस टाइप से सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर टेम्परेचर के साथ। ठीक है, ठीक है भैया। अब मैं बात करता हूं कि लिक्विड सॉल्वेंट, तो वेपर फ्रीजिंग पॉइंट कहां पे आएगा, इस वाले पॉइंट पे।
ये लिक्विड सॉल्वेंट है, द्रव विलायक है। ठोस विलायक, द्रव विलायक दोनों के वाष्प दाब इस वाले पॉइंट पर सेम हो रहे हैं, तो ये फ्रीजिंग पॉइंट है किसका, बोलो, ये फ्रीजिंग पॉइंट है किसका, सॉल्वेंट का। ये फ्रीजिंग पॉइंट किसका है, सॉल्वेंट का है। ठीक है बात, सुनो आगे बात। अब अगर मैं बात करूं कि मैंने अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया तो वाष्प दाब में कमी होगी, तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाएगा। ये सॉल्यूशन का ग्राफ होगा सॉल्यूशन का, ये होगा। तो इस कंडीशन पे इस वाले टेम्परेचर पर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन साम्य पर है, तो ये रेड वाला पॉइंट जो आएगा वो फ्रीजिंग पॉइंट किसका आ जाएगा, सॉल्यूशन का आ जाएगा। बोलो, ये फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा सॉल्यूशन का। कितनी कमी हुई, पहले इतना था, इस बार इतना हो गया, तो ये कमी हो गई, इस कमी को बोलते हैं डेल्टा टी एफ। हिमांक में अवनमन जो होता है डेल्टा टी एफ, तो कमी तो हो गई ना, डेल्टा टी एफ वो होगा, देखो क्या, विलायक का हिमांक माइनस विलयन का हिमांक, विलायक का हिमांक माइनस विलयन का हिमांक, वही क्या होता है, हिमांक में अवनमन होता है। बात क्लियर। विलयन का जो हिमांक में जो अवनमन होना चाहिए वो विलायक का हिमांक माइनस विलयन का हिमांक, इसके क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है बात। अब सुने बात को, अब सुनना बात को, ये आया। अब मैं बात करता हूं कि इसके लिए फॉर्मूला वगैरह क्या आएंगे। तो अपन कह रहे हैं कि डेल्टा टी एफ जो है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अगर ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मीन्स अणुसंख्या गुणधर्म है, तो ये किसके समानुपाती होनी चाहिए, मूललता के। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एफ इंटू एम, के एफ इंटू एम हो जाएगा, जहां पे के एफ जो है मोलल अवनमन स्थिरांक है, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट है, अवनमन स्थिरांक है। ठीक है बात। सेम वो का वो फॉर्मूला बना, इसलिए मैंने कहा था न्यूमेरिकल बाद में कराएंगे। वहां पे था डेल्टा टी बी, यहाँ पे डेल्टा टी एफ, वहां पे था के बी, यहाँ पे के एफ, बस ये फर्क है। अब अपन नेक्स्ट पार्ट बात करते हैं, के एफ क्या होता है, मोलल अवनमन स्थिरांक की परिभाषा क्या होगी और कैसे अपन इसको डिफाइन करेंगे। मैं ये बोल रहा हूं कि डेल्टा टी एफ बराबर होता है के एफ इंटू एम। आप m बराबर 1 ले लो, तो जब m बराबर 1 लोगे देन डेल्टा टी एफ किसके बराबर आ जाएगा, के एफ के। तो इसका मतलब ऐसा बोल दूं क्या, एक मोलल 1 मोलल विलयन के हिमांक में अवनमन को, 1 मोलल विलयन के हिमांक में अवनमन को मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। एक मोलल विलयन के हिमांक में अवनमन को, 1 मोलल सॉल्यूशन के हिमांक में अवनमन को क्या बोलते हैं, मोलल अवनमन स्थिरांक बोलते हैं। 1 मोलल विलयन के हिमांक में अवनमन को मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। यूनिट क्या हो जाएगी, सेम यूनिट है वही। यूनिट क्या, केल्विन किलोग्राम पर मोल या फिर केल्विन पर मोलल। अच्छा, कैलकुलेट करने का तरीका वही, के एफ बराबर एम आर टी एफ स्क्वायर अपॉन 1000 ऑफ द डेल्टा एच एफ, या फिर आर टी एफ स्क्वायर अपॉन 1000 ऑफ द एल एफ। बस दो नए वर्ड आए। टी एफ जो होता है वो तो होता है हिमांक बिंदु, जैसे जल का हिमांक बिंदु हो जाएगा 273 केल्विन। ठीक है। डेल्टा एच एफ गलन की एंथैल्पी, फ्यूजन की एंथैल्पी, और एल एफ होती है गलन की वाष्प, गलन की गुप्त ऊष्मा।
ये सारे पॉइंट आ गए। ठीक है, चलो हम एक बार नोट करें इन्हें, फिर अपन नेक्स्ट न्यूमेरिकल की डील करते हैं। करवाया न्यूमेरिकल? चलो, पहले अपन क्वथनांक में उन्नयन के क्वेश्चन देखेंगे, फिर हिमांक में अवनमन के क्वेश्चन देखेंगे। पहले क्वथनांक में उन्नयन के, उसके बाद हिमांक में अवनमन से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। पहला प्रॉब्लम, सिंपल सिंपल से प्रॉब्लम बता रहा हूं। एक विलय का क्वथनांक दे रखा आपको, सौ डिग्री सेल्सियस। विलयन का क्वथनांक दे रखा है 375 केल्विन। आपसे पूछा क्या गया कि विलयन क्वथनांक में उन्नयन कितना होगा। क्या पूछा? क्वथनांक में उन्नयन ज्ञात करो। दो न्यूमेरिकल यहीं से बनने स्टार्ट होंगे। ठीक है, दो कैसे करना है। विलय का क्वथनांक दे रखा है और ये दे रखा है। एक बात बोल देता हूं, डिफरेंस चाहे किसी में लो, चाहे डिग्री सेल्सियस में लो, केल्विन में लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी एक को कन्वर्ट कर दो। अगर मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूं तो ये 102 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा 102 डिग्री सेल्सियस। तो क्वथनांक में उन्नयन चाहिए डेल्टा टीबी, तो विलयन का क्वथनांक माइनस विलय का क्वथनांक 2 डिग्री सेल्सियस या 2 केल्विन, एक ही बात है। 2 डिग्री सेल्सियस बोलो या 2 केल्विन बोलो, एक ही बात है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन मेरे से अगर ऐसा पूछ ले, जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है और पूछे डेल्टा टीबी जो है वो 1.2 केल्विन है, तो विलयन का क्वथनांक बताओ। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया तो करना क्या है, आपको लिखवा रखा है विलयन का क्वथनांक जो होता है वो विलय का क्वथनांक प्लस डेल्टा टीबी 100 प्लस 1.2 101। सर ये तो केल्विन में था ना, मैंने कहा ना अभी कोई फर्क नहीं पड़ता है, डेल्टा है ये। डिफरेंस चाहे केल्विन में लो चाहे डिग्री सेल्सियस में लो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। बात क्लियर है? चलो आगे। चलो थर्ड नंबर क्वेश्चन 6 ग्राम NaBH अवाष्पशील विलेय पदार्थ को 100 ग्राम जल में घोलने पर 100 ग्राम जल में घोलने पर क्वथनांक में उन्नयन 0.104 डिग्री सेल्सियस है, तो विलेय का अणुभार ज्ञात कीजिए। अणुभार ज्ञात कीजिए यदि जल के लिए डेल्टा टीबी का मान केबी का मान 0.52 केल्विन पर मोलल है। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। करो देखें, अणुभार ज्ञात करना है। क्वथनांक में उन्नयन कितना है 0.104 0.52 केबी इंटू एम। 6 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 100 ग्राम मल्टीप्लाई बाई, ये ग्राम में है तो 1000 का मल्टीप्लाई, यही लगेगा।
डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। मैंने वैल्यू पुट कर दी, मोलेरिटी की वैल्यू तो पुट करनी आती है ना, बस वैल्यू पुट कर दो। ये कितना हो जाएगा भैया, ये लो, तो मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा कितना बोलो, 60 इंटू 0.52 डिवाइड बाई 0.104। अगर ये 1.04 होता तो ये हो जाता कितना, ये हो गया 0.2 बोले तो 600/2 300, 600/2 300 आ जाएगा। हो गया। अगला क्वेश्चन देखें, 6 ग्राम यूरिया को 200 ग्राम जल में घोलने पर विलयन का क्वथनांक क्या होगा, विलयन का क्वथनांक क्या होगा यदि Kb4 वाटर, जल के लिए Kb का मान 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल है। ये है। तो अपन को तो पहले डेल्टा टीबी कैलकुलेट करो। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, 6/60 विलय के मोल बटा विलायक का द्रव्यमान, ग्राम में है तो ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई, ये करोगे 5 बार हो जाएगा, 30 डिवाइड बाई 60 इंटू 0.52, ये बनने वाला है, 1/2 हो जाएगा, मीन्स 0.26 आ जाएगा। विलयन का क्वथनांक जो आएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन वाटर का कितना होता है 100 प्लस 0.26 इज इक्वल टू 100.26 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। बोलो ठीक है, बोलो भैया। चले आगे, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, 2.4 ग्राम सल्फर को 40 ग्राम बेंजीन में घोलने पर क्वथनांक में उन्नयन जो है वो 0.81 केल्विन का है, तो सल्फर की परमाणुकता ज्ञात करें। तो सल्फर की परमाणुकता ज्ञात कीजिए। बेंजीन का जो केबी दे रखा है 2.53 केल्विन पर मोल है। दो इस क्वेश्चन को समझे पहले, तो कहना क्या चाह रहा है, परमाणुकता का मतलब क्या होता है, सल्फर जो होता है उसके एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। तो मैंने मान लिया सल्फर SX के फॉर्म में, अगर आप X की वैल्यू लेके आ जाते हो तो आपको परमाणुकता मालूम चल जाएगी। X की वैल्यू कैसे आएगी, X की वैल्यू जो है वो आ जाएगी किससे, X की वैल्यू जो है वो किससे आएगी, अगर मैं इसका अणु भार ज्ञात कर लेता हूं तो आ जाएगा। सुनना बात को कैसे करें, क्वथनांक में उन्नयन दे रखा है, ये केबी दे रखा है इतना, 2.4 अपॉन इसका अणुभार कितना होगा 32x के बराबर होगा, अपॉन 40 ग्राम बेंजीन है तो 1000 का मल्टीप्लाई, यही बात हुई। 0.81 2.53 दो 40 से ये जो होगा 25 बार कैंसिल आउट होगा, 25 इंटू 2.4 अपॉन 32 इंटू एक्स, यही बात हुई। बोलो तो x बराबर 2.53 इंटू 25 इंटू 2.4, ये आ जाएगा 32, ये आ जाएगा 0.81। एक काम करो 8.1 कर दो और इधर से ये 24 हटा दो, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा, 27 इंटू 4 कितना हो जाएगा 108, और इधर मल्टीप्लाई कर दो, इधर मल्टीप्लाई कर दो कितना आ रहा है, इधर मल्टीप्लाई कर दो कितना आ रहा है, 25 को गड़बड़ कर दिया क्या कहीं पे, अच्छा ये पूरा जीरो ही 8.1, ये 2.7 है, 10.8 आएगा, सही है।
कर दो, 25 को 25 से मल्टीप्लाई करो, 625, 10.8 अप्रोक्सीमेट 6 ही आएगा। तो परमाणुकता x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। परमाणुकता कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया बताओ। मैंने डेटा रख दिया, x की वैल्यू लेके आ जाओ, x क्या आ जाएगा, परमाणुकता। अणुभार में मैंने बस ये काम किया, 32x रख दिया। ठीक है, चलो आगे देखिए क्वेश्चन, आगे देखो। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। ऐसे पूछ लिया जाए अपन से, अब हिमांक से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं कुछ, मेरे से ऐसे ही पूछ लिया जाए, जैसे जल का हिमांक जो है 0 डिग्री सेल्सियस और हिमांक में अवनमन अपन को दे रखा है 1.2 केल्विन और पूछे विलियन का हिमांक कितना होगा। विलियन का हिमांक कितना होगा, तो मैंने फॉर्मूला लिखा रखा, बस फॉर्मूला अप्लाई करते जाए। विलियन का हिमांक का फॉर्मूला क्या लिखाया था, हिमांक में अवनमन डेल्टा टी एफ क्या होता है, विलायक का हिमांक माइनस विलियन का हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट, ये होता है। तो विलियन का हिमांक जो आएगा, फ्रीजिंग पॉइंट जो आएगा विलियन का, वो आएगा विलायक का हिमांक कितना है 0 माइनस 1.2। चेंज करना है क्या 1.2 को, नहीं करना है, माइनस का 1.2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, केल्विन में पूछे तो 273 इसके अंदर ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है बात, चले नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम नंबर 7। मेरे से अगर ऐसा पूछा जाए 2.5 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को, NVS को 40 ग्राम जल में घोलने पर, जल में घोलने पर विलियन का हिमांक, विलियन का हिमांक माइनस 1.1 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो विलय का अणुभार ज्ञात कीजिए। विलय का अणुभार ज्ञात कीजिए। जल के लिए KF जो है वो दे रखा है 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ऑप्शन क्या क्या दे रखे, 105.7, सेकेंड ऑप्शन दे रखा है, सेकेंड ऑप्शन दे रखा है 115.3, थर्ड ऑप्शन दे रखा है 93.9 और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है 86.7। ये ऑप्शन दे रखे हैं अपन को। ठीक है, करो अप्लाई करो। अपन को अणुभार ज्ञात करना है तो अपन को मालूम है कि डेल्टा TF किसके बराबर होता है, KF इंटू एम के। डेल्टा TF का लगाओ फॉर्मूला, डेल्टा TF कितना है 1.1 है, क्यों 0 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला लगाओ। विलय का हिमांक होता है 0 माइनस माइनस का 1.1, तो कितना आ जाएगा 1.1 आ जाएगा। KF लिखो 1.86, कितना ग्राम है 2.5 अपॉन m इंटू 40 इंटू 1000, तो m बराबर ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा क्या, 62.5 इंटू 1.86 अपॉन 1.1, ये है। अब देखो इसको अगर रफली कैलकुलेट करना है, सुनना बात को ढंग से, अगर रफली कैलकुलेट करना है तो कैसे करोगे, आपको ये आइडिया रहे। देखो अगर इसको सॉल्व करते हो ना, अगर इसको सॉल्व करते हो
तो ये 1.7 आ जाएगा कैंसिल आउट हो गए। ये तो बात कंफर्म हो गई, ये तो बात कंफर्म हो गई। अब ये 17 हो गया, ये 6 हो गया, 17 इंटू 6 102 होगा। 102 से थोड़ा ज्यादा आना चाहिए, बस ये ध्यान में रहे, 102 से थोड़ा ज्यादा, ये रहा ऑप्शन। ठीक है, पूरा एग्जैक्ट मल्टीप्लाई करके वहां पे चेक नहीं करे, ऑप्शन चेक कर ले कितने दे रखे हैं। ठीक है, ठीक है भैया। चलो क्वेश्चन नंबर 8, इस साल नीट 2020 का क्वेश्चन देखो, कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। क्या लिखा, एक अवाष्पशील विलेय पदार्थ का बेंजीन में बने 0.078 मोलल विलयन का हिमांक में अवनमन ज्ञात करो। यही दे रखा है, ये क्वेश्चन था। और पूछा केएफ ऑफ बेंजीन जो है 5.12 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ऑप्शन देखे, ऑप्शन क्या क्या दे रखे थे, 0.20 केल्विन, 0.40, 0.60 एंड 0.80 केल्विन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला अप्लाई करो सीधा आ जाएगा। हिमांक में अवनमन ही तो पूछा है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, 5.12 इंटू 0.078। एक बात मानो, ये 5 होता और ये 8 होता, 5 इंटू 8 कितने होते हैं 40, 40 का मतलब 4 का फिगर बनेगा, ये लो बन गया। चलो अगला क्वेश्चन देखे, क्वेश्चन नंबर 9। एक विलियन जो है, एक विलियन 100.17 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, तो वही विलियन किस ताप पर जमेगा। विलय का केबी एंड केएफ क्रमशः 0.52 एंड 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल है, ये अपन को दे रखा है। ठीक है, तो कैसे टैकल करें। मैंने कहा 100.17 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, तो वो किस ताप पर जमेगा, इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है। ठीक है, डेल्टा टीबी होता है केबी इंटू एम, और वही विलियन है तो मोलेलिटी सेम रहेगी, के एफ इंटू एम। डिवाइड कर दूं, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, 0.17 आ जाएगा के डेल्टा टीबी, डेल्टा टी एफ ज्ञात करना है। केबी कितना दे रखा है 0.52, ये 1.86, तो डेल्टा टी एफ जो आएगा वो आएगा 0.62 के आसपास आएगा अप्रोक्सीमेट डेल्टा टी एफ। तो विलियन का हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो आएगा वो माइनस में 0.62 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस में 0.62 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन हो जाएगा। बोलो कोई डाउट नहीं। ये सारी बात हो गई क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन की। लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी देखते हैं। लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। चलो नेक्स्ट हेडिंग लगाए, परासरण दाब। ऑस्मोटिक प्रेशर। सबसे पहले अपन इसके अंदर देखेंगे परासरण क्या होता है।
सबसे पहले इसके अंदर अपन पढ़ेंगे परासरण क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है। ठीक है, ऑस्मोसिस होता क्या है, परासरण दाब क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलो परासरण क्या होता है समझिएगा बात को। ये आपने एक कंटेनर लिया इस टाइप से, ये एक अर्धपारगम्य झिल्ली है। दो नाम से ही मालूम चल रहा है कि पारगम्य मतलब होने देगी, अर्ध का मतलब आधे को। अर्धपारगम्य झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एसपीएम है। ठीक है, अर्धपारगम्य झिल्ली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। सुनना बात को, अर्धपारगम्य झिल्ली जो होती है, अगर मेरे पास कोई विलयन है तो विलयन में दो चीजें होती है, एक तो होती है विलय और एक होता है विलायक। विलय या फिर अशुद्धि के कण हमेशा बड़े होते हैं। विलय या अशुद्धि के कण हमेशा बड़े होते हैं एज कंपेयर टू किसके, विलायक के। विलय या विलायक, विलय या अशुद्धि के कण विलय के कंपेरेटिव में बड़े होते हैं। अब मैं कह रहा हूं इसमें से अगर विलय पास हो गया तो बड़ा कण अगर पास हो जाएगा तो छोटा कण तो पास हो ही जाएगा, तो फिर वो अर्धपारगम्य कहाँ है, वो तो दोनों कंपोनेंट को फ्लो होने दे रही। तो यहाँ पे मैं ये बोलूंगा, सुनना बात को, ये केवल किसको पास होने देती है, विलायक के कणों को पास होने देती है। अर्धपारगम्य झिल्ली एक विशेष प्रकार की झिल्ली है जो अपने में से केवल विलायक के कणों को, विलायक के अणुओं को गुजरने देती है, पास होने देती है। विलायक के अणुओं को गुजरने देती है, पास होने देती है। आ रही बात समझ में, जो अपने में से केवल विलायक के अणुओं को गुजरने देती है, पास होने देती है। ठीक है बात, सुनना बात को। ये बनी हुई किसकी होती है, ये या तो सेलुलोज एसीटेट की बनी हुई होगी, सेलुलोज एसीटेट की, या फिर कॉपर फेरोसाइनाइड की बनी हुई होती है। सेलुलोज एसीटेट या कॉपर फेरोसाइनाइड की बनी हुई होती है। ठीक है बात, अब सुने बात को। यहां पे तो रखा विलयन और इधर है शुद्ध विलायक, ये लो। एक साइड में शुद्ध विलायक है, दूसरी साइड में जो है वो विलयन है। अब अपन ने कहा पास कौन होगा, पास होगा विलायक। अपन ने कहा ना विलायक के अणुओं को गुजरने देती है, इसका मतलब पास होगा विलायक। सुने बात को ढंग से, हमेशा फ्लो जो होता है वो हमेशा हाई टू लो होता है। फ्लो कैसे होता है, हाई टू लो। अगर मैं बोलता हूं हीट का फ्लो हो रहा है तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, पानी का फ्लो जो हो रहा है हाई प्रेशर से लो प्रेशर, चार्ज का जो फ्लो हो रहा है वो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ। कोई भी फ्लो जो होता है वो हमेशा हाई से लो की तरफ होता है। पास कौन हो रहे वाला है, विलायक। विलायक की ज्यादा से कम विलायक की ओर। एक बात बताओ, इधर विलायक जो होगा, इधर विलायक है, इनमें से ज्यादा कौन है, ये वाला ज्यादा है, ऑब्वियसली बात। अगर जैसे ये 100 ग्राम लेते हो, ये 100 ग्राम लेते हो, शुद्ध विलयन भी 100 ग्राम लिया, शुद्ध विलायक शुद्ध विलायक भी 100 ग्राम लिया, ये भी 100 ग्राम लिया, तो इसमें कुछ तो विलय होगा ना। 5 ग्राम भी विलय हुआ तो विलायक तो 95 ग्राम ही हुआ ना। और उधर शुद्ध विलायक की साइड में 100 ग्राम कौन है, 100 ग्राम कौन है, पूरा का पूरा विलायक है। बात समझ में आई। तो विलायक की उच्च सांद्रता इधर है, इधर से इधर फ्लो करेगा विलायक के कण, इसी को अपन क्या बोलते हैं, इसी को अपन क्या बोलते हैं, परासरण। तो परासरण की मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, जब किसी शुद्ध विलायक एवं विलयन को, जब किसी शुद्ध विलायक एवं विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है, पृथक किया जाता है, तो पृथक किया जाता है तो विलायक के कणों का, विलायक के अणुओं का
शुद्ध विलायक से विलयन की ओर स्वतः गमन क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। स्वतः गमन क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। जब मैंने क्या किया, शुद्ध विलायक एवं विलयन को एसपीएम द्वारा पृथक किया, तो विलायक के कणों का शुद्ध विलायक से विलयन की ओर स्वतः गमन क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। ये तो मालूम चला ना, परासरण जो है उस किसको कहते हैं? सुने बात सेकंड नंबर, परासरण की दिशा क्या होगी, ये इंपॉर्टेंट है। परासरण की दिशा क्या होगी? मेरे पास दो चीजें, एक तो है शुद्ध विलायक और एक है विलयन। दूसरा ये हो सकता है इधर भी विलयन रखूं और इधर भी विलयन रखूं, लेकिन एक की सांद्रता C1 है, दूसरे की सांद्रता C2 है और C2 इज ग्रेटर देन C1 है। ये दे रखा है आपको। तो मैंने कहा परासरण की जो दिशा है वो इस टाइप से रहती है। परासरण की जो दिशा है वो किस टाइप से रहेगी? सुने बात कुड़न से। परासरण की जो दिशा होती है, विलायक की उच्च सांद्रता से विलायक की निम्न सांद्रता की ओर गमन करना चाहिए। विलायक की उच्च सांद्रता से विलायक की निम्न सांद्रता की ओर क्या करना चाहिए? गमन करना चाहिए। उसी को अपन क्या बोलते हैं? परासरण बोलते हैं। विलायक की उच्च सांद्रता से विलायक की निम्न सांद्रता की तरफ। तो सुनना बात को ढंग से, सुनो बात को ढंग से। उच्च विलायक से मतलब विलायक की उच्च सांद्रता से विलायक की निम्न सांद्रता की तरफ। तो इधर विलायक ज्यादा था, इधर विलायक कम था, तो डायरेक्शन ये रहेगी। सेकेंड नंबर, सेकेंड वाले पॉइंट पे आओ। C2 इज ग्रेटर देन C1 दे रखा है, तो C2 ज्यादा दे रखा है, तो सांद्रता हमेशा किसके रेस्पेक्ट में डिफाइन होती है? लिखवाया था कंसंट्रेशन टर्म में, विलय के सापेक्ष। यहां सांद्रता ज्यादा है, इसका मतलब इसके अंदर विलय ज्यादा है। कौन ज्यादा है? विलय ज्यादा है। विलय ज्यादा होगा तो इसके अंदर कौन कम होगा? विलायक कम होगा। तो इसका मतलब इधर विलायक ज्यादा है, इधर विलायक कम है, तो ये होगा। आगे ही समझ में? शुद्ध विलायक से विलयन की ओर या फिर निम्न सांद्रता विलयन से उच्च सांद्रता विलयन की ओर। में सांद्रता किसके रेस्पेक्ट में डिफाइन होती है? विलय के। कुछ लोगों को डाउट अभी भी हो रहा है कि सर आप बोल तो ऐसे रहे हो कि विलायक की उच्च सांद्रता से विलायक, तो विलायक की सांद्रता और विलयन की सांद्रता में फर्क होता है। विलयन की सांद्रता विलय के सापेक्ष होती है। इसकी सांद्रता ज्यादा है, इसका मतलब विलय ज्यादा है, विलायक कम है। इधर विलायक ज्यादा होगा तो इधर से इधर फ्लो करना चाहिए। बात क्लियर? बोलो भैया, ठीक है? यहां तक बात क्लियर सारी? परासरण की दिशा समझ में आ गई? एक बात ध्यान रखे, कभी अगर आपसे कोई बोले कि विलायक जो है वो ऐसे भी गया, हाँ, और कोई बोले ऐसे भी आया, दोनों बात सही है। दोनों बात सही है। विलायक ऐसे भी जा रहा है, विलायक ऐसे भी जा रहा है, लेकिन दोनों की रेट में डिफरेंस है, दोनों की दर अलग अलग है। होगा क्या? आपको ऐसा लगेगा कि 10 मॉलिक्यूल इधर जा रहे हैं तो 3 ही इधर आ रहे हैं, तो नेट आपको क्या लगेगा? 7 इधर जा रहे हैं। तो परासरण की दिशा जो होती है वो नेट फ्लो को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करेगी? नेट फ्लो को। परिणामी फ्लो कैसे हो रहा है उसको रिप्रेजेंट करती है। बात आ गई समझ? चलो आगे। चलो अब अपन बात करते हैं परासरण दाब की क्या होती है। सेकंड नंबर पॉइंट, परासरण दाब क्या होता है, अब उसकी बात करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर, दो टाइप से डेफिनेशन बता रहा हूं इसकी। आपने क्या किया, इस टाइप से एक कंटेनर लिया, ठीक है, और उसके वाले बॉटम वाले पार्ट को कट कर दिया और उसकी जगह क्या लगा दिया? एक एसपीएम लगा दी। बॉटम वाले पार्ट को कट करके एसपीएम लगा दिया और पहले यहां तक फिलअप हो रहा था सॉल्यूशन, ठीक है।
ये विलियन था, ये भी विलियन था, इसमें C1 कंसेंट्रेशन थी, इसकी कंसेंट्रेशन जो है वो C2 है, C2 इज ग्रेटर देन C1 है। तो मेरे को मालूम है परासरण कैसे होगा फिर, तो फिर परासरण तो ऐसे होना चाहिए, परासरण ऐसे होना चाहिए, परासरण ऐसा होना चाहिए, परासरण ऐसा होगा। तो परासरण जब ऐसा होगा तो इसका लेवल बढ़ेगा इस टाइप से, ये वर्टिकल कॉलम में हाइट h बढ़ गई। और अपन को मालूम है फिजिक्स वगैरह में अपन पढ़ते हैं कि अगर वर्टिकल हाइट की कॉलम बढ़ जाती है तो उसकी वजह से एक प्रेशर डेवलप होगा, उस प्रेशर को ही अपन क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। रो जी एच की जगह मैं लिख रहा हूं एच डी जी, क्या लिख रहा हूं, एच डी जी। तो परासरण दाब जो है, परासरण दाब वो स्थैतिक दाब है, परासरण दाब वह स्थैतिक दाब है परासरण दाब ऊर्ध्वाधर कॉलम में, ऊर्ध्वाधर स्तंभ का वह स्थैतिक दाब है जो परासरण के कारण उत्पन्न होता है। यह परासरण हुआ था, यह परासरण हुआ था। तो इस परासरण के कारण, इस परासरण के कारण जो, इस परासरण के कारण, इस परासरण के कारण जो वर्टिकल कॉलम की हाइट मिली, इस परासरण के कारण जो वर्टिकल कॉलम की हाइट मिली, ऊर्ध्वाधर स्तंभ की हाइट मिली, उसी को अपन क्या कहते हैं, उसी के प्रेशर को अपन क्या बोलेंगे, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप ड्यू टू ऑस्मोसिस। परासरण दाब ऊर्ध्वाधर स्तंभ का वो स्थैतिक दाब है जो परासरण के कारण क्या होता है, उत्पन्न होता है। पाई इज इक्वल टू एच डी जी। अब मेरे पास, मैंने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहा हूं, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो कंसंट्रेशन के साथ डिफाइन है, तो इस हाइट वगैरह कैलकुलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है। तो देखो मैं इसका सेकंड पार्ट बता रहा हूं, सेकंड पार्ट की डेफिनेशन क्या होगी, सेकंड पार्ट की डेफिनेशन क्या होगी। देखो सेकंड पार्ट की डेफिनेशन कैसे लिख रहा है अपन, ये एसपीएम लगा रखी है, ये अपन ने कहा शुद्ध विलायक है, ठीक है, ये विलियन है। एक बात बताओ, सुनना बात को, मैं कह रहा हूं फ्लो ऐसे होगा, फ्लो ऐसे होगा, इसका मतलब इसका प्रेशर ज्यादा है, इस साइड का प्रेशर कम है। मान लो इस साइड का प्रेशर 5 है, इस साइड का प्रेशर 3 ही है, तो विलियन की साइड में 2 का प्रेशर क्या है, कम है। तो मैं विलियन की साइड में कुछ दाब लगा दूं, विलियन की साइड में दाब लगा दूं, जो ऑस्मोसिस को क्या करता है, रोक देता है, जो ऑस्मोसिस को क्या करता है, रोकता है, उसी को अपन क्या बोलेंगे, परासरण दाब। तो विलियन की ओर लगाया गया, विलियन की ओर लगाया गया वह दाब, विलियन की ओर लगाया गया वो दाब जो परासरण को रोकता है, परासरण दाब कहलाता है। विलियन की ओर लगाया गया वह दाब जो परासरण को रोकता है, परासरण दाब कहलाता है। विलियन की ओर लगाया गया वह दाब जो परासरण को रोकता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, परासरण दाब कहलाता है। हरी बात समझ में, विलियन की ओर लगाया गया वह दाब जो परासरण को रोकता है, क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। बोलो, बात ओके है, ठीक है। तो किसी भी सॉल्यूशन की साइड में लगाया गया वो प्रेशर, विलियन की ओर लगाया गया वो प्रेशर जो ऑस्मोसिस को क्या करे, जस्ट प्रिवेंट करे, उसको रोक देता है, उसी को अपन क्या बोलेंगे, परासरण दाब। और परासरण दाब जो होता है पाई, वो बराबर होता है सी एस टी के। किसके बराबर होगा, सी एस टी के, जहां पे सी जो है वो सांद्रता है मोल पर लीटर में। अगर मोल पर लीटर में सांद्रता है तो इसका मतलब ये मोलरता के बराबर ही हुआ, मोल पर लीटर के बराबर है, इसका मतलब ये मोलरता के बराबर ही हुआ। एस नियतांक है, विलियन का नियतांक है,
विलियन का नियतांक है, इसकी वैल्यू अगर अपन को लेनी है तो 1/12 ले लेना, या फिर 0.0821 जो गैस कांस्टेंट की वैल्यू है वही लेना। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, लीटर एटीएम पर मोल इनटू केल्विन, और टी क्या है, टेम्परेचर है, केल्विन में ही पुट करना है। टी टेम्परेचर है, किस में पुट करना है, केल्विन में पुट करना है। ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस की डायरेक्शन क्या होगी, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, ये समझ में आया, बोलो ये समझ में आया। चलो आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं, कुछ और पॉइंट्स लेके आते हैं। करें और बात, चलो भैया नेक्स्ट लिखे, नेक्स्ट लिखे समपराशरी विलयन। पराशर दाब भी चल रहा है भैया ना, समपराशरी विलयन आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, समपराशरी विलयन, नाम से ही मालूम चल रहा है परासरण दाब क्या होना चाहिए, समान। दो विलयन जिनके परासरण दाब समान हो, पाई 1 बराबर पाई 2, उन्हें आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। पाई 1 C1H2, C2H2, H2 से H2 कैंसिल, C1 बराबर क्या होना चाहिए, C1 बराबर C2 होगा तो आइसोटोनिक होगा, समान ताप पर बात करें तो टेम्परेचर सेम होना चाहिए, ठीक है। अब सुने बात को, मैं एक आपसे एक एग्जांपल की बात कर रहा हूं। 3 विलियन है, ठीक है, ये विलियन है और इधर इनके परासरण दाब दे रखे हैं। ये 3 विलियन है A, B एंड C। परासरण दाब है 2 ATM, इसका 6 ATM और इसका 4 ATM, ठीक है। अब सुने बात को, मैंने ऐसा बोला कि C जो है A की तुलना में हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक का मतलब अति पराशरी विलयन है, सही बात है, अति पराशरी विलयन है। कैसे, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है उसको हाइपरटोनिक बोलते हैं। तो सी का ऑस्मोटिक प्रेशर 4 है, इसका 2 है, तो सी अति पराशरी जो है ए की तुलना में तो सी वाला अति पराशरी, लेकिन सी वाले का बी वाले से कम है, तो सी जो है वो बी की तुलना में बी के सापेक्ष कैसा है, हाइपोटोनिक अल्प पराशरी विलयन है। कैसा विलयन है, अल्प पराशरी विलयन है। ये बात समझ में आ रही है कि अल्प पराशरी अति पराशरी विलयन कैसे होगा, बोलो, ठीक है। अल्प पराशरी अति पराशरी विलयन समझ में आया कि कैसे होना चाहिए, सी बी की तुलना में अल्प पराशरी अति पराशरी विलयन होगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। आगे देखो, सुनना बात को, आगे नेक्स्ट, ये समपराशरी अति पराशरी का ही एक अपन एग्जाम्पल ले रहे हैं। सुनना, अगर मेरे पास ऐसा कुछ दे रखा हो, जो इस साल जेईई मेंस में भी इस टाइप का एक क्वेश्चन था, और बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। अगर सपोज करो ये कोई एक आपके पास सेल दे रखी हो, ठीक है, इसको अपन ने बोला एक इस सॉल्यूशन में रख रखा है, और इस सेल की जो आउटर पार्ट जो होगा ये एसपीएम की तरह ट्रीट करता है। मैं मान लिया, मैंने इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा। किस में रखा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा।
ठीक है बात। बेटा सुनना, अति पराशरी विलयन में रखा, हाइपरटोनिक में रखा है। ये अति पराशरी है, इसका मतलब इसकी सांद्रता ज्यादा है। बोलो, अगर इसकी सांद्रता ज्यादा है इसका मतलब इसके अंदर विलायक कम है, हाँ या ना? अगर विलायक कम है, विलायक अगर कम है तो इसका मतलब इसमें विलायक ज्यादा है। सेल में विलायक अगर ज्यादा है तो ऐसे आएगा, विलायक अगर ज्यादा है तो ऐसे आएगा, ऐसे आएगा तो इसको बोलते हैं एक्सो ऑस्मोसिस। बाहर निकल रहा है तो उसे बोलेंगे एक्सो ऑस्मोसिस। प्लाज्मोलाइसिस भी बोलते हैं इसको, बायो की लैंग्वेज में प्लाज्मोलाइसिस भी बोलते हैं। अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया तो इसका मतलब सेल जो है उसमें से पानी जब बाहर निकल जाएगा तो वो सिकुड़ जाएगी, इसका मतलब तो श्रिंक हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। इसी टाइप से अगर मैंने किसी सेल को किसमें रख दिया, किसमें रख दिया, हाइपोटोनिक में रख दिया। हाइपोटोनिक का मतलब ये हो गया कि उसकी सांद्रता कम होगी, परासरण दाब कम है, इसका मतलब उसकी सांद्रता कम है। सांद्रता कम है तो मतलब विलायक ज्यादा है। अगर विलायक ज्यादा है इसका मतलब इसके अंदर जो है वो विलायक कम है, तो विलायक की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना चाहिए। ये SPM है तो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, तो इसको बोलेंगे एंडोऑस्मोसिस। क्या बोलेंगे? एंडोऑस्मोसिस। और इस कंडीशन में सेल जो है वो क्या हो जाएगी? स्वेल अप हो जाएगी, मतलब क्या हो जाएगी? फूल जाएगी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, सुनना बात को, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है किसी सेल को, किसी कोशिका को अति पराशरी विलयन में रखा जाए तो क्या होगा, किसी सेल को अल्प पराशरी विलयन में रखा जाए तो क्या होगा। तो ये आंसर है, रट्टा नहीं मारे, सोच समझ के लिखे। ठीक है बात, चलो यहां तक बात क्लियर हो गई। एक बात ध्यान रखे, आरबीसी सेल जो होती है, आरबीसी सेल जो होती है वो 0.9% W/V NaCl विलयन का समपराशरी है। ये ध्यान रखना है डेटा को, है ना। एनसीईआरटी में दे रखा है, इंपोर्टेंट डेटा पूछ ले कि आरबीसी सेल जो होती है वो किसका समपराशरी है, तो 0.91% W/V NaCl का क्या है? समपराशरी है। ठीक है, चलो एक लास्ट लॉजिकल बात करते हैं व्युत्क्रम परासरण की। व्युत्क्रम परासरण, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है? अभी अपन ने बोला था कि ये सिचुएशन है, अभी अपन ने बोला था ये वाली सिचुएशन है। इधर क्या होता है? शुद्ध विलायक, और इधर होता है विलयन। शुद्ध विलायक और विलयन होते ही ये। अपन ने कहा इसका प्रेशर ज्यादा है, इसका प्रेशर कम है। अगर मैं इधर एक्सटर्नल प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा लगा देता हूं, मैंने बोला था इधर 5 है इधर 3 है, तो 2 का कम पड़ रहा है, 2 से ज्यादा लगा दिया, 3 लगा दिया, तो इधर 6 हो जाएगा, इधर 5 हो जाएगा। इधर 5 है इधर 6 हो जाएगा, तो इसका प्रेशर इधर ज्यादा है, तो इस बार ऐसे फ्लो कर जाना चाहिए, हाई से लो प्रेशर की तरफ ही तो जाना चाहिए। मैंने कहा इसका 5 है इसका 3 है, मैंने 3 और लगा दिया, तो 3 और 3 हो गए 6, तो इस बार परासरण ऐसे हो जाना चाहिए। तो परासरण की दिशा क्या हो गई? उल्टी हो गई। ठीक है, तो जब विलयन की ओर, जब विलयन की ओर परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाए, परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाए, अधिक दाब लगाया जाए, तो परासरण की दिशा व्युत्क्रम हो जाती है।
जिसे व्युत्क्रम प्रासरण कहते हैं। व्युत्क्रम प्रासरण कहते हैं। इसका यूज क्या है? इसका यूज क्या है? जितनी भी ऐसी कंट्रीज जिसमें, अगर मैं बात बोलूं, मीठे पानी की कमी होती है, जो पीने के पानी की कमी होती है, या जिसमें सॉल्टी वाटर ज्यादा होता है, वहां पे ये रिवर्स ऑस्मोसिस का नाम ही आरओ है। रिवर्स ऑस्मोसिस का नाम ही क्या है? आरओ है। इसमें क्या किया जाता है? इसमें ये किया जाता है, इधर तो होता है NaCl का विलयन और इधर होता है प्योर जल ले लेते हैं, और इधर बड़े बड़े प्लांट लगाते हैं जिसमें एक्सटर्नल प्रेशर क्या करते हैं, अपन ऑस्मोटिक प्रेशर से क्या कर देते हैं, ज्यादा, तो पानी इधर से इधर फ्लो कर जाएगा, ये ऐसे, तो शुद्ध पानी इधर आ जाएगा, पीछे क्या बच जाएगा, NaCl। तो डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, समुद्री जल का विलवणीकरण इस मेथड से करते हैं। समुद्री जल का विलवणीकरण जो है वो अपन इस मेथड से करेंगे। ये ऑस्मोटिक प्रेशर की सारी बात है कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, उस समय इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स 8-10 क्वेश्चन की बात करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, फिर बात करेंगे असामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म की। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आप आए तो इसको अच्छे से पढ़ के आए, है ना, और फिर अपन इसके न्यूमेरिकल करेंगे और फिर असामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म की भी बात करेंगे। चलो यहाँ तक करना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।